नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के अंतिम संदर्भ की। और अब तक हमने बात की 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, उसके बाद नेतृत्व के योगदान के बारे में, किस तरह से दमन कर दिया गया। वो सारी कहानी के बाद अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से ये विद्रोह असफल रहा और असफलता के क्या कारण रहे और कौन कौन सी मेन बुक्स हैं जिनमें इस विद्रोह के बारे में विश्लेषण मिलता है, कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो इसके स्वरूप को व्यक्त करती हैं। तो ये सारी बातचीत के साथ आज की क्लास है हमारी। सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 की जो ये क्रांति हुई ये असफल रही। हमने क्रांति के बारे में डिस्कशन किया था और क्रांति की असफलता हमें यहाँ पर देखनी है और असफल क्यों रही उन सारे कारणों का विश्लेषण करना है। देखिए, क्रांति जिस समय हुई उस समय जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कई बार ऐसा फैक्चुअल पूछा जाता है। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन, ये भी हमसे पूछा जाता है। पामस्टन जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो उनके निर्देशों के अनुसार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से दमन कर लिया। डलहौजी ने जो गोद निषेध की या राज्य हड़प की नीति अपनाई, उसके परिणाम भुगतने पड़े कैनिंग को। और कैनिंग ने बड़ी कुशलता से 1857 की क्रांति का दमन किया और इसी वजह से कैनिंग को आगे कंटिन्यू किया गया वायसराय के रूप में। क्रांति की असफलता को देखें तो बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं कुछ कारणों को यहाँ डिस्कस करना चाहूँ तो एक तो ये कि ये समय से पूर्व आरंभ हो गई और अंग्रेज़ों को दमन करने का मौका मिल गया। थोड़ी सी ब्रिटिश सेना जो थी वो जगह जगह पर चली गई। अच्छे सेनापतियों ने जगह जगह पर विद्रोह का दमन कर लिया। एक ही व्यक्ति कई जगह दमन कर रहा है क्योंकि ये समय से पहले स्टार्ट हो गई। दूसरी बात करें तो अकुशल नेतृत्व है हमारे पास। आप देखेंगे कि अगर अंग्रेज़ों का नेतृत्व देखें तो कैम्पबेल जैसे यंग एज्ड पर्सन्स हैं, वहाँ पर बहुत योग्य नील हैं, लॉरेंस हैं। यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र है, कुंवर सिंह है, ये बहुत ज़्यादा एज्ड हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है लड़ने का। तो इस वजह से अकुशल नेतृत्व है। और तीसरा अगर कहें तो जो प्लानिंग है, योजनाबद्ध नहीं थे, योजनाबद्ध प्रयास नहीं है इनके। चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दक्षिण का योगदान न्यून रहा। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत का योगदान बड़ा कम रहा और मद्रास में तो ये ना के बराबर थी। और अगर हम मराठा या महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखें तो रंगोजी बापू के योगदान के अलावा कोई विशेष योगदान आपको देखने को नहीं मिलता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मद्रास में तो जो कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं ने भी इस क्रांति की भर्त्सना की है, अर्थात इसका विरोध किया है। तो मद्रास के क्षेत्र में इसको कहीं कोई समर्थन नहीं मिला। दक्षिण भारत का योगदान पूरा नहीं था और इस वजह से भी ये क्रांति असफल रही। अगर पूरे भारत में एक साथ होती तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहता है कि हमारे पास जो हथियार थे या संसाधन थे वो पर्याप्त नहीं थे, अपर्याप्त थे और इसी के साथ अपडेटेड नहीं थे। अर्थात आप गोलियों और तोपों का सामना लाठियों से करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहता है यहाँ पर, ये लक्ष्य विहीन क्रांति है। लक्ष्य विहीन क्रांति इसलिए है क्योंकि कोई एक टारगेट नहीं है, सबके अपने अपने स्वार्थ है। किसी को लगता है कि हम झांसी को मुक्त करा लें, झांसी में अपना शासक हो जाए, या फिर बेगम हजरत महल की बात करें जिनको महक परी के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर वो ये सोच रही हैं कि बिरजिस कादिर को मौका मिल जाए फिर से लखनऊ में, अवध में। तो ये अपने अपने लक्ष्य है। अगर पूरा का पूरा हॉल देखना चाहें, हम संपूर्ण देखना चाहें, तो कहीं पर भी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का टारगेट एग्जैक्टली था नहीं। तो ये लक्ष्य विहीन क्रांति आप इसे कह सकते हैं। और सातवां और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि देशी राजाओं के जो देशी राज्य जो थे, उनके राजाओं का योगदान जो था वो अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा।
बहुत सारे देसी रियासतों के जो राजा थे, जिनको कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई स्वार्थ इस क्रांति से सिद्ध नहीं होता था, उन लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया तो अंग्रेज़ों के पक्ष में दिया। और उसके पीछे 2-3 रीजंस थे, और सबसे बड़ा रीज़न जो था वो थी सहायक संधि। और हम लोग जानते हैं कि सहायक संधि से ये लोग इतने बंधे हुए थे कि इनको अंग्रेज़ों की मदद ही करनी थी। और यदि मैं यहाँ पर एक फैक्ट के तौर पर देखने की कोशिश करूं और मैं ये बात करना चाहूं कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुख्य रूप से मदद की, तो आपको बताएं, पटियाला के जो सर्वोच्च थे शासक थे, सिंध के जो शासक थे, कश्मीर के जो शासक थे, पटियाला के, सिंध के, कश्मीर के, तो ये सब शासकों का, और इसके अलावा 2 मराठों का, एक तो आप जानते हैं ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, इनके बारे में तो कैनिंग की वो लाइन भी फेमस है कि सिंधिया अगर क्रांति में मेरा साथ नहीं देता तो शायद मेरा साम्राज्य समाप्ति की ओर चला जाता। और इसी के साथ इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन आपको भारतीयों के पक्ष में देखने को नहीं मिलता है। ये अंग्रेज़ों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, और जब इतने सारे मुख्य राजा अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये क्रांति असफल हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर अपने को ध्यान रखना। तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से क्रांति सफल नहीं हो पाई, और जब असफल हो ही गए तो यहाँ पर कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं कि इस क्रांति को और इस क्रांति के स्वरूप के बारे में लोगों की क्या राय थी। लोगों की राय से मतलब विभिन्न इतिहासकारों ने इस क्रांति को किस रूप में देखा है। देखें हम इस बात को, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में इस चीज़ को देखा जाए कि क्या कहना चाहते हैं ब्रिटिश रचनाकार कि ये क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, कुछ लोगों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह का नाम दिया। सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया, मतलब होता है ना कि एक बुरा दौर निकल जाता है तो हम कहते हैं कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं, स्पेशली नहीं था। तो अंग्रेज़ों की हालत बहुत ख़राब हुई है, परंतु जब वो निकल गया वो दौर, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, एक सैनिक विद्रोह हुआ था जो समाप्त हो गया। तो यहाँ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। मालेसन है, सीले है, यहाँ पर लॉरेंस है, यहाँ पर सैयद अहमद खां है, सैयद अहमद खां। इन सब लोगों का यही मत है कि ये एक सैनिक विद्रोह था, अर्थात ये एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। किस किस ने कहा? मौलेसन ने, सीले ने, जॉन लॉरेंस ने कहा, और सैयद अहमद खान ने कहा, और ट्रेविलियन ने कहा। तो ये फैक्चुअल है, पर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेंगे। सैयद अहमद खान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास के विद्यार्थी के रूप में। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शुरू में बहुत संघर्ष किया, और इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक ही दुल्हन की 2 आँखें हैं, मतलब दोनों एक समान हैं। हालांकि बाद में विलियम हंटर की पुस्तक आ गई, और वहाँ पर विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में जब उन्होंने पढ़ा, उसको जब डेप्थ में लिया, तो उनको ये महसूस हुआ कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुसलमानों को 1857 की क्रांति से सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, और उसके बाद सैयद अहमद खान जो है वो मुसलमानों के प्रति इतना समर्पित हो गए कि वो कट्टरता की स्थिति में चले गए। उन्होंने हिंदुओं के विपक्ष में ही, या यूँ कहिए केवल मुसलमानों के पक्ष में ही अपने शेष कार्य करने प्रारंभ कर दिए। तो सैयद अहमद खान का यहाँ मत है कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था। अगर मैं बात करूँ कि ये स्वतंत्रता संग्राम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो इस मत के पोषक वीर सावरकर पहला व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि 1857 का जो संघर्ष है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? वीर सावरकर ने। हालांकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने कहा। और आपको यही मैं एक जिक्र और कर दूं, एक व्यक्ति और भी इनकी मत का समर्थक है, और वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये भी पूछा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया का मत जो है वो किसके साथ था? तो वीर सावरकर के साथ था। यहीं पर मैं आपको ये कहूँ कि इसे सामंती क्षोभ के रूप में व्यक्त किया गया।
सामंतिक क्षोभ का मतलब ये है जो सामंत थे उन लोगों ने क्या किया, रिएक्ट किया। और इसकी बातचीत को स्पष्ट करते हैं शशि भूषण चौधरी, एसबी चौधरी, शशि भूषण चौधरी का ये मत बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, शशि भूषण चौधरी का। ठीक है, इसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मत की बात करने वाला हूँ और वो है आरसी मजूमदार का। और आरसी मजूमदार का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, रमेश चंद्र मजूमदार। इस व्यक्ति को मौका दिया जा रहा था कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखिए, परंतु सरकार के साथ इनकी अनबन हो गई, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा था। क्योंकि इनका जो लिखने का था वो बड़ा अजीब सा लगा। वो ये कि इन्होंने कहा कि 1857 का ये जो विद्रोह है, ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मैटर है, ये परिभाषा बार बार एग्जाम में आती है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहे हैं आरसी मजूमदार, ये कह रहे हैं कि ये ना तो प्रथम है, क्योंकि जब हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे तो इससे पहले वाले प्रयासों को हमें शून्य मानना पड़ेगा, और शून्य कभी नहीं है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे विद्रोह, ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए थे जो अंग्रेजों की खिलाफत में हुए। तो ना तो इसे आप प्रथम कह सकते हैं, राष्ट्रीय इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पूरा नेशन यहाँ पर राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरा देश इसमें शामिल भी नहीं है। और स्वतंत्रता का संग्राम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता की बात किसी ने की ही नहीं। सब लोग क्या चाहते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति चाहते हैं, रियासतों के राजा अपने क्षेत्र पर अपना अधिकार, पेंशन सुविधाएं ये चाहते हैं। तो स्वतंत्रता का संग्राम कहना बेमानी है किसकी नज़र में, आरसी मजूमदार के नज़र में। तो आपको ध्यान रखना, इनका मत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परिभाषा हमसे मुख्य रूप से पूछी जाती है। तो अब इस पूरे ओवरऑल को देखें तो भी आपको इस फर्स्ट फ्रंट में ये दिखाई देगा कि अंग्रेज़ों का जो मत है वो कहीं ना कहीं सैनिक विद्रोह के पक्ष में ज़्यादा रहा है। मैं कुछ एक दो लोगों की बातचीत को और भी यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिन्होंने ये कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य का संघर्ष था। बर्बरता और सभ्यता के मध्य का संघर्ष है। टी आर होम्स की एक परिभाषा है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष। किसने कहा? टी आर होम्स ने कहा। मतलब टी आर होम्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोग जो थे वो बर्बर है, उनको ज़्यादा सभ्यता नहीं है, और जो ब्रिटिश हैं वो वाइट कॉलर हैं, वो बड़े सभ्य हैं, तो उनके बीच का संघर्ष है। किसने कहा? टी आर होम्स ने कहा। तो इसका मतलब जो साम्राज्यवादी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका जो नज़रिया है वो हमेशा भारत वालों के अगेंस्ट ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर एक और मत जो मुख्य रूप से निकल कर आया, ये नहीं है कि सारे के सारे अंग्रेज इस तरह से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेंजामिन डिज़रायली हैं, जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। बहुत इम्पोर्टेंट है, वह पहला अंग्रेज जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो वो थे डिज़रायली। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि डिज़रायली ने ये कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये सारे के सारे मत जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये ईसाइयों के खिलाफ जो है एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर जो धर्म के मामले में असभ्य है, उनका ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष है। तो ये आपको मुख्य मत जो हैं ये आपको समझ लेने हैं, ये अपने काम आने वाले हैं, और यहाँ से प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा मत रहा। इसी से संबंधित कुछ किताबें भी हमको यहाँ पर डिस्कशन में लानी है, और उन किताबों से भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है। जैसे हमने कुछ तो जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है, आपको बता दिया हमने, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा देखें हम सेपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857,
ये आरसी मजूमदार, हमने आपको बता दिया कि आरसी मजूमदार को सरकारी लेखक के रूप में रखा जा रहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए, पर उन्होंने फिर बाद में जब डिस्प्यूट हो गया तो उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी, सेपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर इनकी जगह किसने लिखा? देखिए इसका जवाब ये है और इसका जवाब ये है कि अब इनकी जगह किसने लिखा, तो एक पुस्तक है 1857 और वो लिखी एस.एन. सेन ने। ये फेमस है, किसने लिखी? एस.एन. सेन। 1857 किसकी पुस्तक है? तो एस.एन. सेन की। इसी तरह से एक और पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता की पुस्तक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध रही। ठीक है, और यहीं मिलता जुलता मैं आपको संदर्भ और ले लूँ, रेबेलियन 1857 और ये पुस्तक है पीसी जोशी की, पूर्णचंद जोशी की पुस्तक है, ये भी बहुत फेमस रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो लिखी गई। इसके अलावा सैयद अहमद खां की 2 किताबें बहुत फेमस रही हैं, असबाब उल बगावत, बहुत फेमस किताब है असबाब उल बगावत, और ये किताब किसकी है? सैयद अहमद खां की, सैयद अहमद खां। और इसके बारे में आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दूं कि ये भारतीय भाषाओं में, किसी भारतीय भाषा में ये प्रथम रचना है जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। असबाब उल बगावत ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है सैयद अहमद खान ने। असबाब ए बगावत, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये भी किसकी पुस्तक है? सैयद अहमद खान की। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। असबाब ए बगावत ये किसकी है? सैयद अहमद खान की। और द कॉजेज ऑफ, कारण, इंडियन रिवोल्ट के कारण, तो ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये मुख्य किताबें हैं जिनमें 1857 की क्रांति का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, विवरण देखने को मिलता है, और अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया। मैंने आपको बता दिया, जैसे आरसी मजूमदार इसको किसी भी तरह से प्रथम राष्ट्रीय नहीं मानते, ये इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। एस.एन. सेन ये मानते हैं कि ये सिपाही विद्रोह ज़्यादा था, हालांकि बाद में इसका स्वरूप जो है वो राजनीतिक हो गया था। और इस तरह से अलग अलग विचार सब लोगों ने दिए हैं। तो ये सब किताबें आपको ध्यान रखनी है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल लग सकती है आपको, परंतु फैक्चुअल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, फैक्ट्स की भी बहुत वैल्यू रहती है। हम लोग फैक्ट्स को नहीं याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो हम जा ही नहीं पाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, आपको याद होगा हमने आपको हीरोज़ की परिभाषा बताई थी। हीरोज़ के कथन कहे थे कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द जो है वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा मैं आपको बताऊं जॉन लॉरेंस की। जॉन लॉरेंस ये कहते हैं कि यदि इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता, यदि क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हमारा यहाँ रहना संभव नहीं था, मतलब हम पराजित हो गए होते। उनका कहना है कि योग्य नेता का पूर्णतः अभाव था। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट भी है। बहादुर शाह जफर, अगर आप रानी की लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो ही आप ये कह सकते हैं कि एक योग्यता आपको देखने को मिल रही है, या तात्या टोपे के रूप में थोड़ी सी योग्यता आपको देखने को मिलती है। बाकी जितने भी लोग हैं जो पेंशन धारक हैं, उन्होंने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा और इन्होंने कभी भी कोई संघर्ष नहीं किया, तो उनको संघर्ष करना आता ही नहीं था। तो जॉन लॉरेंस की ये बात याद रखनी है कि योग्य नेता यदि होते तो हमें यहाँ से
चले जाना होता। इसी तरह से लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बता दें, लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, इनकी दो परिभाषाएं फेमस हैं, यदि सिंधिया हमारे साथ ना होते तो हमें लौटना होता। और इन्होंने एक और कहा कि जो रियासतों के राजा हैं, इन्होंने क्रांति के तूफान के सामने बांध का काम किया, और यदि ये नहीं होते तो हम कभी के बह गए होते। क्रांति के तूफान के सामने इन्होंने बांध का काम किया, और यदि ये रियासतों के राजा हमारे साथ नहीं होते तो हम कभी के बह गए होते, अर्थात हमारा साम्राज्य यहाँ से नष्ट हो गया होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा लॉर्ड कैनिंग की भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा जेम्स आउट्रम की एक परिभाषा को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स आउट्रम ने ये कहा है कि ये जो संघर्ष था ना, ये संघर्ष मुसलमानों का षड्यंत्र था, मुसलमानों का षड्यंत्र। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप यहाँ पर एक विराम ले सकते हैं, और विराम इस बात का, मुसलमानों ने षड्यंत्र क्यों किया। आउट्रम कहते हैं कि इन्होंने संघर्ष इसलिए षड्यंत्र किया कि ये फिर से मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहते थे। ये चाहते थे कि मुग़ल बादशाह को अधिकार मिले और अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, और फिर से मुसलमानों का शासन यहाँ पर स्थापित हो जाए। और मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होगी तो सबसे ज़्यादा दमन जो किया जाएगा वो मुसलमानों का किया जाएगा। और इसी वजह से सैयद अहमद खां बाद में जब स्टडी करते हैं तो उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। और इसमें एक कारण हिंदू भी है कि ना तो उन्होंने नेतृत्व किया और ना ही योगदान दिया पूरी तरह से, क्योंकि सिंधिया, होलकर जैसे शासकों ने, प्रमुखों ने जब योगदान नहीं दिया, सरदारों ने, तो इसका मतलब वो मुसलमानों के लिए हानि पहुंचाने वाले कारण थे, और इसलिए सैयद अहमद खां एक अलग धारा में बह गए। तो ये आउट्रम की परिभाषा भी अपने आप में, ये लाइन भी अपने आप में एक वैल्यू करती है, इसका भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और हार्वर्ड रसेल की बात को यदि हम सुन लें, हार्वर्ड रसेल ने ये कहा कि ये जो 1857 का संघर्ष है ये स्वतंत्रता का युद्ध नहीं है। इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता का युद्ध नहीं है, ये केवल एक धार्मिक संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? ये धार्मिक संघर्ष है। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे को कॉपी करती हुई दिखाई देती है। धार्मिक संघर्ष कहने का मतलब है हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ईसाईयत के खिलाफ किया जा रहा एक प्रयास है ये, ठीक है। ये नहीं मानते हैं कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये धार्मिक संघर्ष है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है हार्वर्ड रसेल ने। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट हो सकता है अच्छा वाला, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस की बात, योग्य नेता होते तो हम चले गए होते। कैनिंग की बात है, रियासतों के राजाओं ने अगर सपोर्ट किया होता तो हम, सपोर्ट नहीं किया होता तो हम चले गए होते। और आउट्रम की बात की मुसलमानों का षड्यंत्र, और हार्वर्ड रसेल की बात की स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं है, ये केवल धार्मिक संघर्ष है, धार्मिक युद्ध है। अब भारतीय जनमानस क्या कहना चाहता है? यदि आप परिभाषाओं को देखेंगे तो ये सारे के सारे अंग्रेजों की अपनी अपनी ओपिनियन है। भारतीय क्या कहना चाहते हैं? तो एस.एन. सेन को हमें सुनना होगा कि एस.एन. सेन क्या कहते हैं। एस.एन. सेन कहते हैं कि ये जो संघर्ष था ना 1857 का जो विद्रोह है, ये गर्मी की आंधी की तरह अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? जिसके प्रति कोई आशा नहीं हो, और अल्पकालिक था। एस.एन. सेन की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से मजूमदार जी के बाद एस.एन. सेन को ही स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। ये एक फैक्ट है हमारा, और इनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गर्मी की आंधी की तरह अप्रत्याशित था और अल्पकालिक था, मतलब अचानक शुरू हुआ और बहुत लंबे समय तक ये नहीं चला, क्योंकि हम जानते हैं 1.5-2 साल में ये सारा का सारा मामला समाप्ति की ओर चला गया। तो इनकी परिभाषा का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो संघर्ष था 1857 का, ये आरंभिक तौर पर तो सैनिक विद्रोह था,
ये भी आपको ध्यान रखनी है परिभाषा इनकी, कि आरंभिक तौर पर तो ये संघर्ष एक सैनिक विद्रोह था और बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो इसका मतलब एसेंस इन क्या मानते हैं कि शुरुआत और मुख्य रूप से तो ये सैनिक विद्रोह ही है, परंतु बाद में इसको राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया, जहां अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों ने एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं भी हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और हमें इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए। अब देखिए 1857 की एक क्रांति समाप्त हुई। समाप्ति के बाद नेतृत्व का क्या हुआ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तात्या टोपे जो है उनको फांसी दे दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया, लक्ष्मीबाई मारे गए, और कुंवर सिंह की बात करें तो उनकी भी थोड़े दिन बाद मृत्यु हो गई। नाना साहब जो है वो बेगम हजरत महल है, ये दोनों जो है नेपाल चले गए थे। तो ये मुख्य स्ट्रगल जो है ये ख़त्म हो गई। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो नेतृत्व था, मुख्य नेतृत्व की स्थिति का ये हालचाल हुआ। अब अंग्रेज क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि अब पोस्ट रिवोल्ट कंडीशंस क्या होंगी, अर्थात संघर्ष के बाद, क्रांति के बाद की स्थितियां क्या होंगी, उससे हम एक बार देख लें। देखिए सबसे पहले तो आप दमन चक्र चलाएंगे। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लोगों को दमन चक्र का डर दिखाया जाएगा, तो दमन चक्र चलाया अंग्रेजों ने। पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय कैनिंग जो थे वो मुख्य स्थिति में थे, और इन्होंने, कैनिंग ने ये कहा कि जिसके आरोप सिद्ध हो जाते हैं केवल उन्हीं को दंड दिया जाए। जो न्याय व्यवस्था का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है वो ये कि कैनिंग कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ ये तय हो जाए, निश्चित रूप से तय हो जाए कि उसने ये गलती की है, तो ही उसे दंड दिया जाए। और इस वजह से कैनिंग को दयाशील के नाम से भी जाना जाता है। दयाशील कैनिंग कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता दें, दयालु या दयाशील किसे कहा गया, तो वहाँ रिपन भी ऑप्शन में आए थे, तो काफ़ी लोगों ने रिपन को चूज़ किया। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये कैनिंग के लिए कहा गया कि दयाशील हैं, कि इन्होंने लोगों के प्रति इस न्याय व्यवस्था को अपना लिया है। तो एक तो दमन चक्र इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि सेना का पुनर्गठन होगा, और सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग गठित किया गया। पील आयोग की रिपोर्ट जो आई वो ये आई कि अब आप भारतीय सैनिकों की जो संख्या है और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है उसको आप 2:1 के अनुपात में रखें। पहले ये अंतर बहुत ज़्यादा था, भारतीय सैनिकों का अनुपात बहुत ज़्यादा था। अब जो रिकमेंडेशन आई, जो सिफारिश आई, वो ये कि 2:1 के अनुपात में आपको रखना है, और इस तरह से रखना है कि वो बहुत ज़्यादा संगठित नहीं हो सकें और इस चीज़ की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। ठीक है, इसी के साथ तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्ट, वो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर अब क्राउन का शासन डेवलप किया जाता है। ठीक है, और अब जो अंतिम गवर्नर जनरल थे केनिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग ही अब क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वायसराय हो जाएंगे। क्या अंतर आएगा इन सारी चीज़ों से, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि भारत के संवैधानिक विकास में हम इस बात को बहुत डिटेल करने वाले हैं, फिलहाल इस बात का क्या मतलब है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार बहुत दिनों से कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर ही ये शुरुआत हो गई थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत आज़ादी नहीं देना चाहते और धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार इनसे छीनने शुरू कर दिए थे। एक दौर ऐसा आया जहाँ पर इनको ये कह दिया गया कि तुम अच्छे से शासन चलाओ, और जब आपके खिलाफ इतना बड़ा रिवोल्ट होता है तो कह दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाने के लायक नहीं है। अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद जो है वो सीधे ही भारत पर अपना नियंत्रण रखते हुए वहाँ की शासन व्यवस्था को
देखेगी। तो अब तक जो केनिंग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, और अब जो केनिंग हैं जो वायसराय बनेंगे वो सीधे ही रानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। इसको आप यूँ समझिए कि जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि एक राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति देता है, उसे बनाकर भेजता है राज्य में, तो राष्ट्रपति की छाया के रूप में राज्यपाल काम करता है। उसी तरह से विक्टोरिया रानी महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत में काम करेगा, और वो प्रथम वायसराय कौन होगा? वो केनिंग होगा। परंतु ये पूरी तरह से अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति की स्थिति होती है कि वो हस्ताक्षर तो करता है परंतु उसके पास वास्तविक अधिकार नहीं होते हैं, तो ये वायसराय भी लगभग उसी राष्ट्रपति जैसी स्थिति में, या यूं कहिए राज्य में राज्यपाल की स्थिति में आपको दिखाई देगा। वास्तविक शक्तियां जो हैं यहाँ पर भारत सचिव को दी गई, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों का एक मंडल दिया गया, उसको हेल्प करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो संवैधानिक विकास में और बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि भारत सचिव वास्तविक शक्तियों का धारक हो जाएगा, और उसके पास 15 सदस्यों का एक ऐसा कंट्रोलिंग या सजेस्टिंग एक मंडल होगा जो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, सलाह देगा कि आपको किस तरह से भारत में शासन संचालन करना है। तो यहाँ पर भारत सचिव की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा और देखें अंग्रेज़ों ने और क्या कर लिया। देखिए, इनको पता था कि प्राचीन व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था ठीक थी, तो जमींदारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, और ये कह दिया कि जमींदार जो हैं उनके अधिकारों को बनाए रखा जाएगा किसी तरह से, जैसे इनाम कमीशन या इनाम आयोग के माध्यम से जमींदारों की जागीरदारों की जागीरों को छीना गया था, तो उस तरह के कृत्यों को अब बंद कर दिया गया। इसी तरह से गोद निषेध जैसी नीतियों को बंद कर दिया गया कि अब गोद निषेध का कोई ऐसा रूल नहीं होगा, और दत्तक पुत्र को भी शासन प्रदान किया जा सकेगा। तो हड़प नीति जो थी वो समाप्त कर दी गई, और प्राचीन जो भू राजस्व संग्रह की व्यवस्थाएं हैं, या यूं कहिए कि जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था की जो सारे के सारे रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन्हीं को फिर से कंटिन्यू किया गया ताकि इस तरह का विद्रोह फिर विकसित ना हो सके। तो ये सारी कोशिशें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अंग्रेज़ों ने की, और इसके माध्यम से 1857 जैसी क्रांति भारतीय स्वतंत्रता तक रिपीट नहीं हुई। तो ये इस तरह की कुछ प्लानिंग्स अंग्रेज़ों के द्वारा हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, और हम यहाँ से देख लेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इस भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष को झेला, और इसी के माध्यम से राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना निकल कर आई जिसने आगे जाकर भारतीयों को जागृत कर दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी के उस सफ़र को तय कर पाए, मंजिल को प्राप्त कर पाए। तो उसकी जो प्रथम पड़ाव या बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जिसे कहेंगे, वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगा।